सब पहले शिकार और खाना खोजने वाले थे। सरहद हर जगह थी। हम केवल पृथ्वी, सागर और आकाश के साथ बंधे हुए थे। खुली हुई सड़क अभी भी प्यार से बुलाती थी, जैसे कोई बचपन का भूला हुआ गीत हो। हमारी सभी असफलताएं, हमारी सीमाओं और अशुद्धता के बावजूद भी हम मानव महानता के काबिल हैं। कितनी दूर हमारी प्रजातियां भटक रही होंगी, अगली सदी के अंत तक और अगले हजारों सालों तक। आपका स्वागत है बहुत विशाल सागर के तट पर, अंतरिक्ष और वक्त की विशालता में। कुछ विशालता अभी भी हमारी समझ से परे है। हम विज्ञान द्वारा बनाई गई मुमकिन दुनिया से बंधे हुए हैं, मगर हम देखेंगे भूमि के अंदर की दुनिया भर के नेटवर्क को, जो कोई नहीं जानता था कि है या नहीं। मैं पहले आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो कि सच है। हम पहले कुछ साहसी लोगों से मिलेंगे और हम देखेंगे कि भविष्य में हम अभी भी हमारे दूर के वंशों के घर तक जा सकते हैं। विज्ञान हमें उस विशालता तक ले जा सकता है, लेकिन कल्पना के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। हमारी कल्पना का जहाज 2 इंजनों से चलता है, संदेह और आश्चर्य से। ये आसान नियमों में बताया गया है, जो विज्ञान की परिभाषा बताता है और इसे शक्तिशाली बनाता है। अपने विचारों का प्रयोग करके और निगरानी करके देखो। उन विचारों पर निर्माण करो जो आपको सही साबित हो। असफल विचारों को छोड़ दो, सबूतों को देखो, वो जहां भी ले जाएं। मेरे साथ आओ, इन नियमों को ध्यान में रखो, फिर पूरा ब्रह्मांड आपका है। मेरे साथ आओ। हमारी कल्पना का जहाज हमें ले जा सकता है अंतरिक्ष में कहीं भी और किसी भी वक्त। ब्रह्मांड हमारी सामने वाली खिड़की के बाहर ही है। अगर आप अतीत देखना चाहते हैं तो नीचे देखो। और अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो ऊपर देखो। इस यात्रा पर हम एक दूर की गैलेक्सी के लिए बंधे हुए हैं और हम पता करेंगे कि कैसे हम इस जाति के लोग ब्रह्मांड को खोजने वाले बने। ये वो नासा का वायेजर 1 1977 में बनाई गई थी। ये सबसे दूर जाने वाली चीज है जो इंसानों ने बनाई है। इसने कुछ कठिन यात्राएं की हैं हमारे पिछले मुकाबले के बाद से। कुछ अरब साल और आधी मील की दूरी तय की। वायेजर हमारे मिल्की वे के अन्य भागों के लिए बनी है, लेकिन हमारे पास और दूर के लक्ष्य भी हैं। ब्रह्मांडीय सागर अंतरिक्ष और वक्त से बना है। आप अंतरिक्ष में नहीं जा सकते बिना वक्त के। हमारी यात्रा हमें ले जाएगी घर से दूर, अरब प्रकाश सालों से थोड़ा ज्यादा। हम यात्रा कर रहे हैं कई साल पहले अतीत में, एक हिंसक घटना की तरफ कि समय भी बिखर जाएगा। अब हम अपनी मंजिल के करीब हैं और इसी के लिए हम आए हैं। ये ब्लैक होल तब बने थे जब 2 बहुत बड़े सितारे आपस में टकराए थे, और तब से ये गुरुत्वाकर्षण टैंगो कर रहे हैं लाखों सालों से।
हम यहाँ चरम सीमा के लिए हैं। जब ये दोनों टकराएंगे, ये अंतरिक्ष के वक्त को सेट करेंगे। सुनामी जो खिंचाव और संक्षिप्त करेगी अंतरिक्ष को सभी दिशाओं में, और ये खुद व खुद वक्त को धीरे कर देगा, इसे तेज करने से पहले और फिर इसे धीरे करके। गुरुत्वाकर्षण, और ये खुद ब खुद धीरे होगा। अंतरिक्ष वक्त सुनामी सेट करें, खिंचाव और संक्षिप्त करें सभी दिशाओं में 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर। वो एक घटना है जो 1 अरब प्रकाश वर्ष से पहले हुई, उसका हमारे से क्या लेना देना। अल्बर्ट आइंस्टीन पहले इंसान थे जो समझे कि पदार्थ लहर भेज सकता है अंतरिक्ष वक्त के पार। उन्होंने ये कल्पना की कि आपत्तिजनक पदार्थों के विस्फोट बहुत कुछ बड़ा बन सकता है, लहरों से भी ज्यादा। गुरुत्वाकर्षण लहरें, आप मुझे अभी देख और सुन पा रहे हैं। आपके पास जो भी साधन है उससे, क्योंकि हमने एक रास्ता बनाया विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की हेरफेर करके। अगर हम गुरुत्वाकर्षण लहर के बारे में सीख लें जिस तरह हमने विद्युतीय चुंबकीय के बारे में सीखा, किसे पता था? ये सोचना उतना असंभव है जितनी की हमारी दुनिया थी उन वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने बिजली के साथ प्रयोग किया था 19वीं सदी में। कॉस्मोलॉजिस्ट ने ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। गुरुत्वाकर्षण लहरें पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ब्लैक होल असली है, लेकिन वो नए तरीके भी प्रदान कर सकती हैं जानने और ब्रह्मांड की खोज के लिए। हम इसे अन्य तरीके से भी बोल सकते हैं कि विज्ञान ने महान अंधेरे महासागर में घुसने के लिए सभी प्रकार के प्रकाश जो हम उपयोग करते हैं, गामा किरण, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंग और दृश्य प्रकाश, ये नए तरीके ब्रह्मांड की खोज करने में हमारी मदद कर सकते हैं और ये पता करने में भी कि उन ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है और दूसरे छुपे हुए स्थानों पर जो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड बनाते हैं क्या होगा अगर हम पता लगा सकें कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो पहले निर्माण की वजह से बनी थी ब्रह्मांड के जन्म पर। क्या होगा अगर हम पता लगा सकें कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो 14 अरब सालों के ब्रह्मांडीय विकास को देखने के लिए तो हम इतने होशियार कैसे हो गए? हम हमारी प्रजातियों के विकास के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग कैसे विकसित हुआ? सीढ़ी पर चढ़कर सितारों तक पहुंचने वाली पागल महत्वाकांक्षा कहां से आई? हम कैसे एक रास्ता बन गए ब्रह्मांड को जानने के लिए? सब वहां से शुरू हुआ। हमारे लिए ये रास्ता है वक्त की विशालता को समझने का। हमने सारा वक्त ले लिया ब्रह्मांड के जन्म से इस क्षण तक का और उन सबको जोड़कर 1 साल के कैलेंडर में डाल दिया। इस पैमाने पर हर महीना थोड़ा प्रतिनिधित्व करता है, 1 अरब साल से अधिक को हर दिन प्रतिनिधित्व करता है, लगभग 40 मिलियन वर्ष। हमारी अपनी कहानी शुरू होती है अन्य सभी जीवों के साथ। हमारी छोटी सी दुनिया, हर जीवित चीज पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई है एक मूल से। ये गहरे सागर में हुआ 15 सितंबर को अंधेरा, लगभग 4 अरब साल पहले। एक छोटे कोशिकीय के भीतर एक प्रकार की रासायनिक सीढ़ी थी, डीएनए डबल हेलिक्स। सितारे, सामान, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तत्व दूर दूर के सितारों में हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर बिग बैंग से जिंदा हो गए इस छोटी सी दुनिया पर। अनियमित परिवर्तनों के माध्यम से जीन में उत्परिवर्तन हुए, जिनमें से कुछ अधिक सफल जीवन रूप बन गए, जिसे हम विकास कहते हैं प्रकृति के चयन द्वारा। सीढ़ी बढ़ती गई अधिक से अधिक को जोड़कर, और 3 बिलियन साल और लग गए पौधों की जटिलता के जीवन को विकसित करने में और जानवरों को जो आप देख सकते हैं अपनी नग्न आंखों से। अगर
अगर ब्रह्मांडीय कैलेंडर की छुट्टियां होती तो निश्चित रूप से 26 दिसंबर उनमें से एक होता। इस दिन कुछ हफ्ते पहले, लगभग 200 मिलियन साल पहले स्तनधारियों का विकास हुआ था। वो पृथ्वी पर जीवन का एक नया रूप लाए, नियोकोर्टेक्स। ट्राइजिक में इसके खिलाफ थे, लेकिन डायनासोर जो जीवों को डराते थे वो विलुप्त हो गए। नियोकॉर्टेक्स का ये छोटा विकास था, फुर्तीले जीव जैसे इनकी तरह, जिन्होंने अपने वंशों को यहाँ सक्षम किया। स्तनधारी कुछ और लाए जो नया था। उन्होंने अपने बच्चों को चूसा, उन्होंने उन्हें पाला और प्यार किया। मदर्स डे ब्रह्मांडीय कैलेंडर में प्रकृति द्वारा चयन का मतलब वो जीवित चीजें जो पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लें, जिंदा रहें और संतान पैदा करें। बुद्धि एक विशाल चयनात्मक लाभ दे सकती है। इस ग्रह का भाग्य एक घटना से हमेशा के लिए बदल गया था, जिसमें सिर्फ 13 परमाणु शामिल थे। 13 परमाणु कितने छोटे हैं, एक नमक के एक दाने का चौथाई हिस्सा जितने। हमारे सिर्फ एक पूर्वज के डीएनए में कुछ उत्परिवर्तित हुआ। आत्मसम्मान के हर स्रोत, हमने जो कुछ सीखा और निर्मित जो चीजें नीचे आ सकती हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक जीन का आधार युग्म, बस एक नियोकार्टेक्स को प्रोग्राम किया जाता है कि उसके आकार को बड़े होने के लिए स्थिर और अधिक गहराई से, शायद वो अनियमित था एक ब्रह्मांडीय किरण से, या ट्रांसमिशन के दौरान एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हुए कुछ गलती हुई, या जो भी कुछ था उसने हमारी प्रजातियों में बदलाव किया, जिसके कारण सब दूसरी प्रजातियों के जीवन पर प्रभाव पड़ा। पृथ्वी पर ये नए साल की पूर्व संध्या के दिन देर से हुआ हमारे ब्रह्मांडीय कैलेंडर में। ये सोचने के लिए अच्छाई या बुराई, हमारी क्षमता निष्ठा महसूस करने की और चिंता बढ़ते हुए बड़े समूह की, हमारे जुनून, कुछ विश्वास प्रणालियों के साथ, हमारी क्षमता भविष्य की कल्पना करने में, हमारी शक्ति दुनिया को रूपांतरित करने की और ब्रह्मांड की खोज करने के जवाब देने के लिए। जो नाम दिया हमने हमारी प्रजातियों को, होमो सेपियंस, लैटिन भाषा में मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, और कुछ भी नहीं, बस हमारे एक छोटे से एक ही पायदान से हैं, जो कि डीएनए की सीढ़ी है। आखिरी घंटे के लिए ब्रह्मांडीय कैलेंडर पर सभी के लिए, लेकिन अंतिम मिनट में हमारे पूर्वज शिकारी थे और इकट्ठे होकर छोटे छोटे टुकड़ों में रहते थे। आप जानते हैं, जब लोग बस झटके से कहते हैं, ये इंसानी स्वभाव जैसा है जो मुझे हैरान कर देता है। वो आमतौर पर हमारे लालच के बारे में बात करते हैं, हमारे अहंकार, हमारी हिंसा, लेकिन हम इंसान हैं कम से कम कुछ हजार सालों से, पर उस समय हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हम ये कैसे जानते हैं? खोजकर्ता और मनोवैज्ञानिकों से, जो पहले कुछ सालों पहले के जीवन के 4 सदियों से, जाहिर है आपत्ति विशेष रूप से अत्यधिक कमी के हालात की परिस्थितियों में, लेकिन भारी सहमति से मनुष्यों की तस्वीर बनी हुई है, जो एक दूसरे के साथ एकता से रहते थे और पर्यावरण के साथ भी। हम थोड़ा ही एक दूसरे को देते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारा जीवन समूह पर निर्भर है। हमने हमारी आवश्यकताओं से अधिक धन नहीं कमाया, क्योंकि हमारे भटकने के साथ ही संपत्ति भी कम हो जाती। हम अपने गैर मानव पूर्वज से अलग थे। उनके अल्फा नर का अपना एक प्रभाव से धमकाने का तरीका था। और भगवान कहाँ थे? हर जगह, चट्टानों और नदियों में, पेड़ों में, पक्षियों में, हर जगह, हर जिंदा चीज में। और वो इंसान स्वभाव था कुछ हजार सालों के लिए। मैं दक्षिण अफ्रीका की नोक पर खड़ा हूँ और कल्पना कर रहा हूँ कि वो वक्त कैसा था, पिछले सैकड़ों हजारों सालों का। उसके बाद अफ्रीका सभी होमो सेपियंस का घर था, सभी 10,000 लोग। अगर आप एक अतिरिक्त स्थलीय के सर्वेक्षण विशेष कार्य पर होते, आप सोचते हम एक लुप्त प्रजाति के थे। किसी दिन जल्दी हम सब 10 अरब होंगे। क्या हुआ? हम ग्लोब गर्डलिंग कैसे बने? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रजाति जो हम आज हैं। आपका
पृथ्वी की पहली प्रयोगशाला में स्वागत है। हम ब्लम्बोस गुफा में हैं, जहां दिमाग का विकास हुआ और बड़ी छलांग लगाई। हमारे पूर्वज रसायन विज्ञान के आचरण का प्रयोग कर रहे थे, तत्व जैसे लोहा, ओचर इत्यादि। उन्होंने इसे सजाने के लिए लाल रंग के टुकड़ों वाली वस्तुओं का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके उपयोग भी हुए जानवरों की खाल को छुपाने के लिए, या दवा के लिए, या उनके उपकरण तेज करने के लिए, या शायद कीड़ा विकर्षक के रूप में। और उन्होंने ओचर में कुछ निशान डाले, पृथ्वी पर पूरी तरह से कुछ नया, खाने के लिए नहीं, आश्रय देने के लिए नहीं, लेकिन किसी का प्रतीक, या सिर्फ ये थोड़ा सीढ़ी की तरह दिखा, या डबल हेलिक्स। वो जो भी था, ये हमारे पास मानव संस्कृति का सबसे पहला अवशेष है। हमें कुछ विशिष्ट मानवों को पीछे छोड़ने का एक रास्ता मिल गया था, संवाद करने का एक साधन, हालांकि उल्लेखनीय रूप से आपसे और मुझसे 1,00,000 साल दूर। एक बड़ी शक्ति की खोज हुई इस ब्लम्बोस गुफा में। पच्चीस ब्रह्मांडीय सेकंड से आधी रात, 10,000 के बीच और 12,000 साल पहले मानवों ने एक और महान शक्ति खोजी। भोजन के लिए मजबूर होने के बजाय हमने सीखा कि कैसे धरती में उगाया जाए। इससे सब कुछ बदल गया। हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने नए उपकरणों का आविष्कार किया, पौधे लगाना और फसल बोना, और फिर वो सेटल हो गए। हमारा संबंध प्रकृति के साथ और एक दूसरे के साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये कृषि क्रांति है, पौधों और पशुओं को सुधारने की क्रांति सभी की माँ है, क्योंकि सभी अन्य लोग इसका पता लगाते हैं। इसके परिणाम दूर तक पहुँचते हैं। हमारे वक्त से अधिकांश क्रांतियों की तरह ये एक परिवर्तन लाया जो महान भी था और भयानक भी। ये एक नया विचार था दुनिया भर में। घर, एक विशेष स्थान ग्रह पर जहां आपके पूर्वज और आप पैदा हुए और जीवित रहे। और वक्त के साथ ये बस्तियां बड़ी होती गईं, लगभग 200 ब्रह्मांडीय सेकंड पहले, या लगभग 7,000 BC पहले। कैटल हुयुक में आपका स्वागत है। एक समुदाय अनातोलियन समतल भूमि में। ये लगभग 9,000 साल पहले की बात है, और हर कोई बस गया शाम के लिए। आज रात उतनी ही संख्या में लोग हैं जितने पूरे अफ्रीका की आबादी में साथ रह रहे थे इस प्रोटो सिटी में। ये शहर एक नया विचार है। उन्होंने अभी तक सड़क का आविष्कार नहीं किया, न ही खिड़की का। तो एक ही रास्ता है अपने घर जाने का, चल के जाएं, छतों से, जब तक आप उद्घाटन तक ना पहुंचे, आपके आवास के लिए। कैटल हुयुक में और कुछ महत्वपूर्ण कमी थी, सड़कों और खिड़कियों को छोड़कर। यहाँ कोई महल नहीं है। वो कीमत जो गरीब किसान को मिलनी चाहिए थी, वो अभी भी इंसानों को देना बाकी है। यहाँ कोई किसी चीज पर राज नहीं करता, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और कोई आबादी ऐसी नहीं है जहाँ 1% लोग अमीर हों, जबकि सब लोग एक बराबर और एक साथ हैं। आदमी, औरत, बच्चे जो यहाँ रहते हैं, इन सभी की जांच से पता चला है कि उनके खाने पीने में एक जैसी समानता है। अभी भी हंटर गैथर परंपरा को निभाते हैं। कैटल हुयुक एक गैंतोरियन था। यहाँ कमजोर और ताकतवर एक जैसा खाना खाते हैं। सभी इस तरह के घर में भी रहते हैं। वो कुछ भी हो मगर दबंग होते हैं। आओ चलो दिखाता हूँ। ये एक आदर्श रूप का अपार्टमेंट है, यहाँ के पहले शहर जो कैटल हुयुक में है, जो अब टर्की के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल 9,000 साल पुराना लगता है। वो हमारी तरह ही थे। ये देखो, ज्वालामुखी के टुकड़े, इन्हें ऑब्सिडियन बोला जाता है, और इनमें से बहुत अच्छे कांच बनते हैं। अगर हम कोई तरीका ढूंढ सकें सभी चीजों को देखने का जो कभी न कभी यहाँ पर थी, तो अच्छा रहेगा। ये अपार्टमेंट एक घर था, बहुत बड़े परिवार का। इसमें 7 से 10 लोग रहते थे। हर अपार्टमेंट का नक्शा एक जैसा होता है। बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, प्लास्टर और ओच हेड। कैटल हुयुक के लोगों के अंदर एक जुनून था सजावट करने का।
अपार्टमेंट के अंदर बहुत ही बेहतरीन दांत, हड्डी और जानवरों की खाल से बनी हुई चीजें होती थीं। ये गेरुआ रंग की हर चीज हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका में उठाई थी। करीब 1 लाख साल पहले वो पसंद का एक जरिया बन गया, जिसका इस्तेमाल शैतलहोयुक के लोग सजावट के लिए करते हैं। और रेड ओकर का और भी बहुत काम होता है। वो लोग इसका इस्तेमाल एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि मैप। जिंदगी में पहली बार इंसानों ने 2 डायमेंशनल प्रतिनिधित्व को दर्शाया, जिसमें उन्होंने अपनी लोकेशन को स्पेस में और टाइम में बनाया। इसमें देखो, ये मेरा घर है और ये एक ज्वालामुखी है जो आपस में कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। और कई जादुई स्ट्रोक की वजह से आर्टिस्ट ने 9000 साल पहले एक मैसेज भेजा, मैं यहाँ जब था जब ये ज्वालामुखी फटा था। शैतलहोयुक एक्सपेरिमेंट सफल रहा और कुछ सालों के बाद यहाँ बहुत सारे शहर बन गए हर जगह। जहाँ अलग अलग तरह के लोग इकट्ठा हुए, वो भी सब एक जगह पर। उनके विचार आपस में एक्सचेंज हुए और नई चीजें उभर कर सामने आई। शहर एक दिमाग की तरह होता है, ऐसा दिमाग जहाँ नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। इस एम्स्टर्डम शहर में 17वीं शताब्दी में पुराने लोग और नए लोग आपस में मिले जुले, क्योंकि वो पहले कभी नहीं मिले थे। और यहाँ अभूतपूर्व विचार की स्वतंत्रता हो गई। इन सब परिस्थितियों की वजह से विज्ञान और कला का एक गोल्डन एज बना। इटली में गियोर्डानो ब्रूनो ने दावा किया था कि दूसरी दुनिया भी है। इसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी भी हुई थी। लेकिन लगभग 50 साल के बाद हॉलैंड में एस्ट्रोनॉमर हाइगेंस, उनका मानना था कि एक अलग दुनिया है और उनका सम्मान किया गया था। प्रकाश उस युग का एक केंद्रीय विषय था। नव जागरण ने मनुष्य की जिज्ञासा को आजाद कर दिया और यूरोप से जो रोशनी निकली उससे पहले इस ग्रह की छुपी हुई चीजों के बारे में पता चला। वो ऊर्जा जिसने उस समय की पेंटिंग्स को चुना, खास तौर पर वर्मीर के काम को, और वही ऊर्जा एक साइंटिफिक इंक्वायरी का विषय बन गया। सालों तक टेक्सटाइल मर्चेंट लेंस का इस्तेमाल करते थे अच्छी तरह से बने हुए कपड़े के धागे गिनने के लिए। एम्स्टर्डम में उस वक्त 3 लोग रहते थे जिनके ऊर्जा के जुनून ने उन्हें प्रेरित किया कि वो प्राचीन उपकरणों को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करें। उन्होंने टेक्सटाइल मर्चेंट के लेंस को निशाना बनाया और उससे एक नया उपकरण बनाया जिसके बारे में कभी ना किसी ने सोचा होगा और ना देखा होगा। इसे खोजने की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई जिससे दुनिया में नई नई चीजें ढूंढने का मौका मिला। एंटोनी ने एक सिंगल लेंस का इस्तेमाल किया ये पता लगाने के लिए कि पानी की एक बूंद के अंदर कितने छोटे छोटे कीटाणु हैं। और उनके दोस्त हाइगेंस में 2 लेंस का इस्तेमाल किया तारों, ग्रह और चांद को करीब लाने के लिए, ताकि उनके बारे में अच्छे से पता लगा सकें। हाइगेंस पहले इंसान थे जिन्होंने देखा कि सैटर्न की रिंग ग्रह को नहीं स्पर्श करती। वो पहले इंसान थे जिन्होंने पता लगाया कि आखिर वो रिंग है क्या। उन्होंने सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन के बारे में भी खोज की। हाइगेंस बिल्कुल ब्रूनो की तरह, वो सोचते थे तारे एक अलग वस्तु हैं जो कि खुद के ग्रह और चांद से चारों तरफ से घिरी हुई थी। लेकिन उस अलग दुनिया के बारे में, वहाँ के जीवन के बारे में ऐसा कुछ भी क्यों नहीं हमारी पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है। जो भी इस बात को अस्वीकार करता है, विरोधाभास दिलों और दिमाग में हलचल मचा सकते हैं। प्रबुद्धता का नेता केवल एक आदमी था जो हिम्मत करके इसे संबोधित करता। वो प्रकाश का एक जादूगर था। बारूक स्पोनिजा एम्स्टर्डम की यहूदी मंडली का सदस्य था अपनी किशोरावस्था के माध्यम से, लेकिन अपने शुरुआती 20 के दशक में उन्होंने भगवान की एक नई दृष्टि के सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया। स्पोनोजा के भगवान थे ब्रह्मांड के भौतिक नियम। उनका पवित्र पाठ प्रकृति की पुस्तक। एम्स्टर्डम के यहूदी लगभग शरणार्थी थे, एक विशेष इंस्टीट्यूशन जो कि स्पेन और पुर्तगाल में है। यहाँ बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया गया, परेशान किया गया और मार दिया गया। एम्स्टर्डम ने यहूदियों को शरण दी। स्पोनोजा के कट्टरपंथी विचारों को एक खतरे के रूप में देखा होगा। हॉलैंड में अपनी जीत की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहिष्कार किया और फैसला किया कि उन्हें हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। स्पोनोजा ने उनकी बात मान ली, गरिमा के साथ सजा ली, लेकिन बिना प्रस्तुत किए। फिर वो पास में ही हैक चला गया, जहां उसने अपनी और हिम्मत दिखाई और ये लिखा कि बाइबल भगवान ने नहीं भेजी बल्कि इंसानों ने लिखी है।
स्पिनोजा ने लिखा, मुसीबत में भगवान के चमत्कार का इंतजार मत करो। चमत्कार प्रकृति के नियम का उल्लंघन है। भगवान को सबसे अच्छे तरीके से समझ आता है उन कानूनों का अध्ययन। किसी ने पहले ये बातें नहीं बोली होंगी। स्पिनोजा जानता था कि वो अपने खुले विचार का टेस्ट कर रहा है, हॉलैंड के लिए भी। उसके लिए एक अधिकारी राज्य धर्म व्यक्ति के आध्यात्मिक बल से अधिक था। स्पिनोजा ने माना प्रमुख धार्मिक परंपराओं की चमत्कारी घटनाएं अंधविश्वास का आयोजन है। उनके विचार में जादुई सोच ने एक तर्कसंगत मुक्त समाज के भविष्य के नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर दिया। ऐसा कोई भी लोकतंत्र नहीं हो सकता चर्च और राज्य के अलगाव के बिना। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें अमेरिकी के दिल में विचारों को पेश किया और एक क्रांतिकारी। तब भी अभी भी डरे हुए लोग थे जो उसकी भगवान के लिए सोच से डरते थे। स्पिनोजा लिखता रहा, अपने काम के बारे में बोलता रहा, भगवान के लिए क्रांति वाले विचार, और हमेशा एक फिसलती हुई टोपी सम्मान के तौर पर पहनता था। और वो 44 साल की उम्र में मर गए, शायद लेंस की धूल मिट्टी सूंघने की वजह से, जो कि जब वो लेंस को पीसते थे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बनाने के लिए। 250 साल बाद एक और आदमी प्रकाश के लिए जुनून रखने वाला इसमें एक पिलग्रिमेज बनाया जिसमें वसीयत के तौर पर स्पिनोजा के काम को रखा गया। ये आदमी पूरी दुनिया में मशहूर था अपने एक नए प्रकृति के नियम की खोज के लिए। उनसे पूछा जाता था कि वो भगवान में विश्वास रखते हैं कि नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जवाब दिया, मैं स्पिनोजा के भगवान में विश्वास रखता हूँ, जिन्होंने बताया था कि वो हर सामंजस्य में मौजूद हैं। प्रकृति के लिए हमारी समझ हर सोच से परे हो चुकी है, स्पिनोजा और आइंस्टाइन की उम्मीद से भी परे। लेकिन प्रकृति का अभी भी एक ऐसा नियम है जिसे हम समझ नहीं पाए। प्रकृति की किताब में इसके बारे में बताया गया है कैसे प्राचीन काल में दो राज्यों के बीच संधि थी और वो लोग इसे अलग कर पाए। बहुत साल पहले दो राज्य हुआ करते थे। उन दोनों के बीच एक गठबंधन का गठन था। वो उन्हें सबसे ज्यादा अमीर बना देता, वो उम्मीद से परे। ऐसी साझेदारी जो करीब 100 साल से भी ज्यादा वक्त से चलती आ रही थी। और तभी वहाँ एक नई सोच ने जन्म लिया। उनमें से एक के वंशज ने अमीरों को लूट लिया और इस गठबंधन को तोड़ दिया, और वो अपनी अकड़ में बहुत ही खतरनाक हो गए, अपने राज्य के लिए भी और खुद के लिए भी। ये घटना सच है। ये कहानी 2.5 दर्जन जिंदगी की है जो पृथ्वी पर है। वो है पेड़ पौधे जीव जंतु के राज्य। हरा भरा होना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप एक जगह पर हो तो आपके लिए ये चुनौती भरा हो सकता है। आपसे कोई मिलने वाला भी नहीं होता। आप सिर्फ एक जगह पर रहते हैं और आप हवा का इंतजार करते हैं। सिर्फ हवा का इंतजार है। अगर आप किस्मत वाले हुए तो आपके कुछ पॉलिन हवा से उड़कर यौन प्रजनन अंग में चले जाएंगे दूसरे पेड़ पौधों के। पेड़ पौधे ये खेल हवा से उड़ने और किस्मत का कई हजारों सालों से खेलते आ रहे हैं, जब तक कि कीड़े इस दुनिया में नहीं आए इनकी मदद के लिए। जिसने एक महान सह विकास विवाह जिसके नतीजे की वजह से जिंदगी के इतिहास में आया। कीड़े मकोड़े किसी फूल पर गिरते हैं अपने खाने के लिए। उनमें से कुछ पॉलिन त्वचा में चिपक जाते हैं और फिर वो कीड़े दूसरे फूल पर चढ़ जाते हैं अपने साथ चिपके हुए पॉलिन को लेकर, और वो पॉलिन दूसरे फूलों को फर्टिलाइज करता है ताकि उनमें से नए फूल पैदा हो सकें। ये एक हाथ दे और दूसरे हाथ लेने वाली बात हुई, जिसकी वजह से इनका विकास और भी तेजी से होता जा रहा है। एक नया पौधा पैदा हुआ जिसमें से रस भरा नेक्टर निकलता है पॉलन के साथ साथ। अब सिर्फ कीड़े अपने पॉलन की जरूरत ही नहीं पूरा कर पाएंगे, बल्कि रस भरा नेक्टर भी खाएंगे। इससे वो कीड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे और उनके बदन में फर पैदा करेंगे और पैरों के बीच एक छोटी सी थैली भी जिसमें वो पॉलन को ले जा सकें। अब बात आती है मधुमक्खी की। ये एक बोनस है, लेकिन अलग प्रजाति है जीवों के राज्य से हमारे लिए। हम इन मधुमक्खियों के शुक्रगुजार हैं और इनके दोस्तों के भी, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। हर तीसरा निवाला जो आप खाते हैं, और ये सच है, मांसाहारी लोगों के लिए ये उन मधुमक्खियों के द्वारा ही आता है।
दुनिया की 35% फसल उन्हीं के सहयोग से होती है। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से बना हुआ खाना खाते हैं। हम जीव जंतु और उन पेड़ पौधों को खाते हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए खाने की क्वांटिटी ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि और हम इन पर बायोडाइवर्सिटी के लिए भी डिपेंड हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने की चेन भी एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन हम इनसे इतना काम ले रहे हैं कि ये मरने की हालत में आ चुके हैं। बहुत तरह की मधुमक्खियां इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में है। मुझे लगता है आपको पता है इसकी शुरुआत कहां से हुई है। खेती में नई नई खोज के लिए वरदान भी हैं और अभिशाप भी, और उसी की वजह से आज हम एक्सटिंक्शन की राह पर खड़े हैं। सभी को एक स्मारक। सामूहिक विलुप्त होने वाली घटनाओं में पृथ्वी के इतिहास में जीवित चीजें खो गईं। ये जीवन के पेड़ पर टूटी शाखाओं के लिए एक स्मारक है। 5 बार जिंदगी के इतिहास में कैटाक्लिज्मिक, जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं हो चुकी हैं। जिंदगी को खत्म करने की राह पर डरा चुकी हैं। 6ठी बार वाला अलग था। आखिरी बार हम यहाँ पर थे। इसका कोई नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले एक साइंटिफिक कंसेंसस होना जरूरी है, जिससे ये पता चले कि हम मास एक्सटिंक्शन घटना के बीचों बीच हैं। लेकिन अब वो बदल गया। अब इसका नाम है, वो हमारा नाम है, द एंथ्रोपॉन। एंथ्रोपो मतलब है इंसान, जिसे ग्रीक भाषा से लिया गया है, और केन का मतलब है अभी, जो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये वो प्रजातियां हैं जिनका हमने शिकार करके उन्हें विलुप्त कर दिया, जिनमें से हमारे भाई बहन निएंडरथल्स भी थे। अगर हम खुद को देखें एक प्रजाति के रूप में, तो हम क्या हैं? हम जहां जाते हैं मौत का कारण बन जाते हैं। इसके आगे भविष्य है। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है कि हम अपने आप पर काबू कर लें। अगर हम फैल गए तो लेकिन अगर हम सफल हो गए तो आओ मेरे साथ। हमारे भविष्य में बस कुछ साल आगे ही प्रोजेक्ट स्टारशॉट फ्लोटिल्ला 1000 स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी से जाएंगे। ये हिस्सा अटाकामा डेजर्ट वेस्ट का है, जो कि एंडीज माउंटेन्स में है। ये इतना सूखा है कि आज यहाँ इतिहास में बारिश नहीं होती, और ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें जरूरत है खुले आसमान की, जिसमें सब दिखाई दे। इस बात का कोई गवाह नहीं है कि पहली जिंदगी ने कब साथ छोड़ा था। पानी का जमीन पर आने के लिए कोई नहीं था ये रिपोर्ट करने के लिए कि चिड़िया ने पहली उड़ान कब भरी थी। लेकिन ये बहुत अच्छी कोशिश है जिसे हर तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाएगा। पूरी दुनिया देख रही होगी। आखिरकार हम अपना पहला क्राफ्ट भेज रहे हैं, वो भी सीधा दूसरे सूरज के ग्रह पर, जिसका नाम है अल्फा सेनेटोरी सिस्टम। वो ऐसे शिप्स होंगे जो आपके सेंसर्स को ले जाएंगे। इंटरस्टेलर सेलिंग शिप्स हैं जो ऊर्जा की वजह से चलेंगे। उनके हल्का वजन 1 ग्राम जितना है, और वो मटर के दाने से ज्यादा बड़े नहीं हैं, और फिर भी उनमें नासा के सभी उपकरण लगे हैं।
पहली रोशनी फेज ऑफ लेजर में से निकलेगी, तब स्पेसक्राफ्ट 0 से 20% तक एक्सेलरेट करेगा और लाइट की स्पीड मिनट में रहेगी। और हर नैनोक्राफ्ट के अंदर वो सभी चीज हैं जिनकी जरूरत प्रिलिमिनरी रिकग्नाइजेंस करने के लिए है, वो भी दूसरी दुनिया के तारों का। और उसके बदले में वहां से उसकी फोटो और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर आएगी। स्पेस आमतौर पर खाली है, लेकिन वहाँ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं जो तूफान ला सकते हैं अगर वो नैनोक्राफ्ट से टकरा गए जो बहुत तेजी से चल रहा है। यही वजह है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे भेजने की जरूरत है। एक वॉयजर 38 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ये 40 साल पहले ही यहाँ से निकल चुका है और इन नैनोक्राफ्ट को सिर्फ 4 दिन लगेंगे उन्हें ओवरटेक करने में। ये बहुत जल्दी है, लेकिन सिर्फ 20% की स्पीड ऑफ लाइट से प्रॉक्सिमा सेनोटोरी 4 लाइट ईयर दूर है। वो एक 20 साल की वन वे ट्रिप है। ऑर्बिटिंग प्रॉक्सिमा सेनोटोरी उस दुनिया में हैबिटेबल जोन है जहां हम सोच सकते हैं कि जिंदगी गुजर बसर हो सकती है। हमारी रोबोटिक एमिसरीज मैसेज भेजेगी उस नई दुनिया से। उनके मैसेज हमारे पास रेडियो वेव्स के द्वारा आएंगे लाइट की गति से। उन्हें 4 साल लगेंगे हम तक पहुंचने में, 20 साल एक तरफ से और 4 साल वापसी में, और कुल मिलाकर 24 साल की राउंड ट्रिप हो जाएगी। आप में से बहुत से लोग वहां पर होंगे पढ़ने और लिखने के लिए, जो उस प्रकृति की किताब में लिख सकें और हमारे भविष्य को एक नई दिशा दिखा सकें। पृथ्वी से घिरा हुआ नहीं होगा, ना महासागर से और ना आसमां से। कैप्शन बाय कोटर।